हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हमारी जो लीगल रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है उसमें फ़िलहाल हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर कर रहे हैं। ठीक है। दो वीडियोस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डल चुकी हैं चैनल पे। अगर नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लेना। अगर वहाँ ना मिले तो चैनल पे भी वीडियोस डली हुई है, वहाँ से भी तुम देख सकते हो। ठीक है। तो आज की वीडियो में जैसे कि सबके सामने लिखा है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 हमारा टॉपिक है आज, जो हम कवर करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि लॉ क्या है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 13 जो है वो इक्वालिटी की बात करता है। तो और उसमें मीनिंग ऑफ लॉ भी आ जाता है आर्टिकल 13 में। तो यहाँ पे हम किस लॉ की बात कर रहे हैं? जो स्टेट बनाता है वो लॉ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो लॉ, कोई अगर बाय लॉ आया है, कोई रूल आए हैं, कोई रूल्स आए हैं, कोई ऑर्डर आया है, तो कौन से लॉ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो बेसिकली वो चीज़ हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में समझेंगे। ठीक है। तो द मीनिंग ऑफ लॉ इज फाउंड इन आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आर्टिकल 13 में मीनिंग ऑफ लॉ का मतलब समझाया है। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द पार्लियामेंट and state legislatures from passing legislation that infringe on or take away basic rights protected by the Indian Constitution। ठीक है। तो आर्टिकल 13 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि अगर आपका जो राइट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपके पास ये राइट अवेलेबल है, और वो पार्लियामेंट ने या तो स्टेट लेजिस्लेचर ने वो राइट आपका इन्फ्रिंज किया है, तो आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बोल सकते हैं कि एज पर आर्टिकल 13 दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इज इन डेरोगेशन विद द राइट दैट हैज बीन प्रोहिबिटेड। ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 13 जो है, लॉ का मतलब होता है कोई भी ऐसा लॉ इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है। तो कोई भी चीज़ लॉ हो सकती है एज पर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13 जिसमें लॉ बताया गया है। ठीक है। वो या तो ऑर्डिनेंस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, बाय लॉ हो सकता है, रूल हो सकता है, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो। और लॉ की जो मीनिंग है एज पर आर्टिकल 13 वो ना एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है। दिस क्लॉज इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड शैल कंटेन ऑल दोज लॉज दैट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। आगे चलते हैं भाई, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 जो है आपका बेसिक राइट टू इक्वालिटी आपको प्रोवाइड कराता है। इसमें दो टाइप की इक्वालिटीज़ हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी जो है एक इंपॉर्टेंट राइट है, प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। प्रिंसिपल फाउंडेशन जो है वो आर्टिकल 14 में है, और उसमें दो तरह की इक्वालिटीज़ की बात होती है। सबसे पहला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं ये हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स भी बनाते रहना। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ की। तो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल सिटीजन की बात हो रही है, सिर्फ सिटीजन के पास अवेलेबल है ये जो राइट है। फॉरेनर्स आके इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ क्लेम नहीं कर सकते इंडिया में। ठीक है। सिर्फ सिटीजन्स के लिए राइट है ये। शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इसका बेसिकली मतलब ये है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। इन सारे पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन के बेसिस पे जो स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो स्टेट आपके अगेंस्ट इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है। ये है आपकी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि आप लॉ के प्रति इक्वल्स हैं, आपका स्टेटस चाहे कुछ भी हो। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ बेसिकली मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नो मैटर वेदर दे आर पुअर और रिच, मेल और फीमेल, अपर कास्ट और लोअर कास्ट। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपके स्टेटस का कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है। आप या तो अमीर हो, गरीब हो, आप लॉ के सामने सब समान एकदम सेम हो। ठीक है। दिस स्टेट कैनॉट प्रोवाइड एनी स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी वन इन द कंट्री। ठीक है। किसी भी इंसान को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिल सकते। वो अगर स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं तो वो होगा इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीगल इक्वालिटी। ठीक है। अब बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इसका बेसिकली मतलब यह है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड।
आपने यहाँ पे वो स्टेटमेंट सुना होगा कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड एज अनइक्वल्स। तो बेसिकली वही मतलब है कि जैसे मान लो हम जो रिजर्वेशंस लगाते हैं, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन लगाती है, तो उसमें मान लो जैसे ओबीसी कोटा लगा, ठीक है, या फिर एससी एसटी कोटा लगा, तो एस सी एस टी कोटा में ये जो चीज़ें हैं ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंडर आएगी कि जितने भी एस सीज हैं वो सब सेम तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, जितने भी एस टीज हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं वो सब सेम तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। ये होता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि इक्वल्स अमंग इक्वल्स एंड अनइक्वल्स अमंग अनइक्वल्स। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब सिंपल सा इंग्लिश में यही है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे सर्कमस्टांस क्या है कि एस को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो सारे एस को जितने भी उस सीट के लिए बैठे हैं सबको समान रूप से रिजर्वेशन मिले, वो होता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ऑल द पर्सन्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक ऑन रीजनेबल क्लासिफिकेशन अमंग इक्वल्स, लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, जो गारंटी है ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन अप्लाइज अगेंस्ट सब्सटैंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉज। ठीक है, दोनों तरह के लॉज में आपको ये गारंटी मिलती है। ये सेक्शन 1 से उठाया गया है ऑफ द 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे बहुत कम लोगों को पता होता है कि हमने ये चीज़ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है, तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आर्टिकल 15 की बात करते हैं। ये एकदम बेसिक सा सिंपल है। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है वो स्टेट करता है कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आप किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 को सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका मतलब है कि हर इंसान को इक्वल एक्सेस होगा टू पब्लिक प्लेसेस like public parks, museums, wells, bathing arts and temples etc. ठीक है, आप किसी के भी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, बट इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या लग सकता है कि जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। और अगर स्पेशल प्रोविजन बन जाते हैं और कोई मान लीजिए कोई जाके कोर्ट में ये केस कर दे, ये बोल दे कि ये तो आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आपने विमेन के अगेंस्ट स्पेशल प्रोविजन बना दिया, उनको आप प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर आता है। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस जो हैं मे बी मेड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं EWS कोटा के बारे में। EWS कोटा सुना होगा आप लोगों ने, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो कोटा बनाया जाता है वो चीज़ इसी आर्टिकल के प्रोविजन में आती है, और वो चीज़ आप इंडेरोगेशन नहीं होगा टू द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 15। आप जाके ये नहीं बोल सकते कि जो EWS है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, क्योंकि स्टेट ऐसे लॉज बना सकता है। आर्टिकल 15(6) क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो है वो इंसर्ट करे गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाया 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो हुआ था। इससे क्या होता है कि स्टेट के पास पावर आ जाती है टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो मैंने पहले बात करी, EWS कोटा, सिविल पोस्ट में और सर्विसेज में इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये चीज़ है आपकी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।